now and press the bell icon. Never miss an update. Friends, welcome back to DK Education Academy. Today we are going to study of a very new chapter. Chapter 3rd, pair of linear equation in two variable. Class 10th Mathematics NCERT. ठीक है, तो आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3rd, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. सबसे पहले बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द नेम ऑफ चैप्टर. ठीक है, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है ना. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लीनियर जो वर्ड है, लीनियर का मतलब क्या होता है ना. तो लास्ट चैप्टर जो हमने किया था दैट इज चैप्टर 2 पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल में हमने डिस्कस किया था नेम ऑफ पॉलिनोमियल और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में एक टाइप हमने डिस्कस किया था लीनियर पॉलिनोमियल. तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने क्या सीखा था बेटा. लीनियर पॉलिनोमियल में हमने सीखा था अगर कोई भी पॉलिनोमियल लेट्स से ax प्लस b, ठीक है, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, कोई भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है अगर उसकी डिग्री उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है तो वो क्या कहलाता था, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाता था. ठीक है ना. तो लीनियर क्या होता है, मतलब कहने का ये है कि किसी भी इक्वेशन या फिर वेरिएबल ही कह लो अभी, क्योंकि इक्वेशन के बारे में बताया नहीं है मैंने. तो किसी भी पॉलिनोमियल में अगर वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 1 है तो उसे हम कहेंगे लीनियर. ठीक है. अब बात करते हैं इक्वेशन की. ठीक है, बात करते हैं इक्वेशन की. इक्वेशन किसे कहते हैं. तो इक्वेशन कोई भी ऐसी स्टेटमेंट कहलाती है जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर प्रेजेंट, जिसमें दोनों साइड्स प्रेजेंट होती है. कहने का मतलब ये है कि ये एक पॉलिनोमियल था, इसी में अगर मैं दूसरी साइड प्रेजेंट कर दूं, लेट्स से 0 कर देना है ना. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी बेटा, लीनियर इक्वेशन कहलाएगी. ठीक है, ये क्या कहलाएगी फिर, लीनियर इक्वेशन. क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड भी है और राइट हैंड साइड भी है, जिसमें लेफ्ट और राइट दोनों साइडें होती है. उस स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं ना. तो चलिए बात करते हैं आगे. मैं इसको रफ कर देता हूँ पहले. हाँ जी, तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है ये बात तो आपको समझ में आ गई. अब बात करते हैं दो वेरिएबल की, है ना. तो कोई भी ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो, लेट्स से ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, है ना. मैंने एक एग्जांपल लिया ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a b c आर्बिट्री कांस्टेंट एंड x एंड y आर वेरिएबल्स. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो वेरिएबल्स हैं, है ना. तो इसको कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. बट अभी भी एक चीज रह गई है, वो है पेयर. पेयर का मतलब क्या होता है, पेयर का मतलब किसी का भी जोड़ा, है ना. तो यानी कि यहाँ पे एक और इक्वेशन होगी, इट मींस. तो चलो दूसरी इक्वेशन भी लिखते हैं, लेकिन अगर मेरे को दूसरी इक्वेशन लिखनी है तो मैं इसको दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करना होगा, है ना. तो मैं डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे a1x, यहाँ पे b1y और यहाँ पे c1 कर देता हूँ. ठीक है, तो मैं दूसरी इक्वेशन लिखता हूँ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0. इसी को कहते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो आज की क्लास में जो हमने सीखना है, या इस चैप्टर में जो हमने डिस्कस करना है, इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस करना है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना, है ना. इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं हम ये सीखेंगे. ठीक है ना. तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास दो वे होते हैं. देयर इज अ टू वे टू सॉल्व एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है ना. तो देखेंगे वन बाय वन क्या क्या हो सकता है. एक होता है बाय ग्राफिकली. ठीक है, बाय ग्राफिकली, है ना. ठीक है, या फिर बाय ज्योमेट्रिकली भी कह सकते हैं. दूसरा होता है बाय एल्जेब्रिकली. ठीक है, बाय एल्जेब्रिकली, है ना. तो एक होता है बाय ग्राफिकली और एक होता है बाय एल्जेब्रिकली. तो ग्राफिकली की अगर मैं बात करूं तो आपने प्रीवियस क्लास यानी कि 9th क्लास में चैप्टर 4 में आपने देखा था कि हम किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनाते थे. तो
बिल्कुल सिमिलर वैसे ही करना है, बस फर्क इतना है, डिफरेंस इतना हो गया कि वहां पे हमारे पास एक इक्वेशन होती थी, है ना, वहां पे हमारे पास एक इक्वेशन होती थी 2 वेरिएबल में, अब हमारे पास 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल में, ठीक है ना, इतना सा डिफरेंस है बस। ओके, तो इसकी बात बाद में करेंगे। इसके अंदर क्या क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो नंबर 1 बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। नंबर 2 बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, एंड नंबर 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो पूरा आया नहीं इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है बेटा। एक मिनट जरा मैं थोड़ा सा कैमरा सेट कर लूं, थोड़ा हिल गया है। ठीक है, तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। तो एल्जेब्रिकली हम 3 मेथड यहाँ पे सीखते हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, है ना। तो इन तीनों मेथड से हम क्या सीखेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे, है ना, इक्वेशन को सॉल्व करना। और मैं आपको ये बता दूं, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है कि उनके जो वेरिएबल है, इक्वेशन में जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू को फाइंड आउट करना, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे इन तीनों मेथड से एक्स एंड वाई की वैल्यूज को फाइंड आउट करना सीखेंगे। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि इसमें भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि क्या बेटा इसका कोई सॉल्यूशन है, अगर है तो कितने, या फिर है ही नहीं, है ना, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये कंपलसरी तो नहीं है कि इसका सॉल्यूशन होगा ही, है ना। और अगर होगा तो एक होगा या फिर एक से ज्यादा होंगे, है ना। तो फिर वो कंडीशंस को भी देखेंगे एक बार। तो मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ एक बार, आप इतना नोट कर लेना, वीडियो को पॉज करके मैं रफ कर दूँ। तो अब हेडिंग डालते हैं कंडीशन ऑफ देयर सॉल्यूशंस, ठीक है। कंडीशंस देखते हैं, 3 कंडीशन होती है हमारे पास ना, और यही कंडीशन ग्राफिकली के लिए भी होती है ना। तो पहली कंडीशन को कहते हैं यूनिक सॉल्यूशन। क्या कहते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है देखेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको 2 इक्वेशन लिख के दिखाई थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। तो यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है, देखिए मैं लिख के दिखाता हूँ यहाँ पे आपको। अगर a1 अपॉन a2, ठीक है, a1 a2 क्या है बेटा, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, x के कोफिशिएंट है ना, x के कोफिशिएंट्स है ना। तो a1 अपॉन a2 अगर नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, अगर नॉट इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं ना। ओके, सेकेंड a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब तीनों रेशियो, यानी कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y, और c1 अपॉन c2 इट मीन्स कांस्टेंट ऑफ। तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाए, है ना, तीनों रेशियो अगर इक्वल आ जाए तो ये कहलाता है बेटा मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। मैं ऊपर नाम लिखना भूल गया इसका, तो नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या कहलाता है, मैनी सॉल्यूशन, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन, है ना, ठीक है।
और इन दोनों कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इन दोनों कंडीशन को हम कंसिस्टेंट भी कहते हैं, ठीक है, कंसिस्टेंट भी कहते हैं। अब तीसरा क्या था बेटा, तीसरा था नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन यानी कि कोई हल नहीं है ना। तो नो सॉल्यूशन में क्या होता है कि इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये कहलाता है आपका नो सॉल्यूशन। तो देखिए इसके ग्राफ कैसे बनते हैं, मैं आपको साइड में थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे कि आप इसके अगर ग्राफ देखें तो ये 2D ग्राफ है ना, इसका मैं यहाँ पे बना रहा हूँ और इसका ये, ठीक है। तो इधर क्या होता है बेटा, यूनिक सॉल्यूशन में आप देखेंगे जब भी हम दोनों ग्राफ बनाते हैं तो एक इक्वेशन की लाइन ये गई और लेट्स से एक इक्वेशन की लाइन ये गई, है ना। तो ये दोनों लाइनें आपस में बेटा इंटरसेक्ट करती है ना, ये दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। तो जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, उस पॉइंट को हम कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइन्स, यानी कि इन दोनों लाइनों का सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ही सॉल्यूशन आ रहा है, यानी कि x की भी एक ही वैल्यू आ रही है और y की भी एक ही वैल्यू आ रही है, इसीलिए इसको यूनिक कहते हैं। मतलब एक ही आ रही है तो अलग आ रही है ना, तो इसीलिए इसको यूनिक कहते हैं बेटा, है ना। क्या कहते हैं इसको, यूनिक सॉल्यूशन। और इन दैट केस जब तीनों रेशियो बराबर आ जाते हैं तो इसको कोइंसाइड भी कहते हैं, ठीक है बेटा, इसको कोइंसाइड भी कहते हैं, इसको इंटरसेक्टिंग भी कहते हैं, इसको कोइंसाइड भी कहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है बेटा, कि आप देखेंगे कि ये पहली लाइन की इक्वेशन गई और दूसरी लाइन की इक्वेशन बिल्कुल इसके ऊपर से ही जाएगी, बिल्कुल इसके ऊपर से ही जाएगी, है ना। तो इस केस में आपने देखा कि दोनों लाइनें एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे काट रही है, हर एक पॉइंट पे, यानी कि जितने भी पॉइंट आप देख सकते हैं, यहाँ पे काउंट ही नहीं कर सकते हम इतने पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं बेटा, इन्फिनिटी। तो लाइन के ऊपर लाइन है यानी कि हर पॉइंट पे काट रही होगी। इट मीन्स इसके बहुत सारे सॉल्यूशन है, अनगिनत सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होता है, इस केस में आप खुद सोच सकते हैं कि जब सॉल्यूशन नहीं है तो इसका मतलब कहीं पे नहीं काटा होगा, और कहीं पे नहीं काटा होगा तो बेटा ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि जब लाइन आपस में एक दूसरे को कभी नहीं काटते। गैस करो, सोचो। बिल्कुल मुझे लग रहा है आपने पैरेलल लाइन ही सोचा होगा, बिल्कुल सही सोचा है, ठीक है ना। तो पैरेलल लाइन ही एक ऐसा केस है जब ये कभी एक दूसरे को नहीं काटेंगे, है ना। तो जब ये एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं आएगा, ठीक है बच्चों। हाँ तो बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी तीनों कंडीशन, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, है ना। तो मैं सबसे पहले इसको रफ कर देता हूँ, जो मैंने एग्जांपल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, दो इक्वेशंस के, ठीक है। इसी मेरे को जगह चाहिए होगी यहाँ पे, तो ये मैंने जगह बना ली अब यहाँ पे। देखते हैं कुछ क्वेश्चंस, तो मैं कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ आपकी एनसीईआरटी से ही। तो 3 एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और ये तीसरा। तो पहले एग्जांपल में जो इक्वेशन है आपके पास वो है x माइनस 2y इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है इसकी 3x प्लस 4y माइनस 20 प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, और दूसरा है 2x प्लस 3y माइनस 9, 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0। इसकी सेकेंड इक्वेशन है 4x प्लस 6y, 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल टू 0, और लास्ट है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम्पल मैंने लिए हैं इनको चेक करने के लिए, कंडीशन को अच्छे से समझने के लिए, है ना। तो चलिए ठीक है, मैं साइड में इसका सॉल्यूशन कराता हूँ, है। तो देखेंगे यहाँ पे मैं चेक करता हूँ। सबसे पहले तो a1/a2 b1/b2 निकालते हैं, है ना। तो चलो मैंने a1/a2 निकाला। तो बेटा a1 और a2 क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ x होते हैं ना, a1/a2। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, ठीक है। और इसका कोफिशिएंट कितना बेटा, a2 यानी कि 3 है।
अब मैंने निकाला b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ y होता है ना। तो यहाँ पे कितना बेटा आप चेक कर लो, -2 है ना, -2 और इसका कोफिशिएंट 4 है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा? 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स में, तो ये आ गया आपका 1 अपॉन। अब सबसे पहले यहीं पे स्टॉप करके ये चेक करो कि क्या ये दोनों इक्वल आ रहे हैं। अगर ये इक्वल आ जाएंगे तो ही मुझे तीसरे पे बढ़ना है, आप चेक कर लो। और अगर ये दोनों अनइक्वल आ गए तो फिर मेरी पहली कंडीशन हो जाती है। तो ये दोनों को मैंने देखा, ये 1/3 था और ये माइनस का 1/2 था, तो दोनों ही अनइक्वल है ना। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। सो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके यूनिक सॉल्यूशन है ना। मेरे जगह कम है, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन है ना, यानी कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट मीन्स इंटरसेक्टिंग भी है, इंटरसेक्ट करते हैं ना दोनों लाइनें। ओके, इसको देखते हैं एक बार है। चलिए फिर से a1 अपॉन a2 निकालते हैं पहले। तो a1 अपॉन a2 निकाला, a1 अपॉन a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 2/4 है ना, चेक कर लो। तो 2/4 सॉल्व होके 1/2 आएगा, 2 से 2 टाइम्स में कट जाएगा ये। ओके, b अपॉन b2 निकालते हैं। तो b अपॉन b2, b1 अपॉन b2 निकाला, तो b1 अपॉन b2 आप चेक कर लो, कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 3 और 6, तो 3/6 और मैंने इसको भी कैंसिल किया तो ये भी 1/2 आ गया। लेकिन इस केस में बेटा ये दोनों इक्वल आ गए हैं ना। अगर ये दोनों इक्वल आएंगे तो मुझे c1 अपॉन c2 निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये वाला केस तो बना नहीं। अभी इन दोनों में से कोई एक केस होगा तो मुझे c1 अपॉन c2 निकालना पड़ेगा। तो चलिए मैं c1 अपॉन c2 निकालता हूँ, यहाँ पे निकाल देता हूँ, थोड़ी सी स्पेस कम है। तो c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 मैंने क्या बताया? कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म कितने देख रहे हैं आप? यहाँ पे 9 और यहाँ पे 18, और साइन के साथ लेते हो तो -9 और -18, माइनस से माइनस कैंसिल और 9 से 2 टाइम्स में 18 कैंसिल। तो c1 अपॉन c2 कितना आ गया बेटा? मैं नीचे लिख देता हूँ 1/2। इतने सेम आ गए भैया तीनों, चेक कर लो, तीनों सेम आ गए। a1 अपॉन a2 भी 1/2 था, b1 अपॉन b2 भी 1/2 था और c1 अपॉन c2 भी 1/2 आ गया। तो कौन सी कंडीशन हो गई है? ये वाली हो गई, यानी कि मैंने सॉल्यूशन की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इसमें क्या हो गया बेटा? इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। देयरफॉर इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, तो यहां तक भी कोई डाउट नहीं होगा। लास्ट केस देखते हैं इसका। चलो एक बार निकालते हैं a1 अपॉन a2। तो a1 अपॉन a2 यहाँ पे कितना है? 1/2, इसका कोफिशिएंट 1, इसका कोफिशिएंट 2, दैट इज 1/2। b1 अपॉन b2 यहीं पे निकाल लेता हूँ मैं साइड में, b1 अपॉन b2। तो b1 अपॉन b2 2/4, तो 2/4 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 आएगा, कैंसिल हो गया ना। तो ये दोनों भी सेम आ गए, इसका मतलब c1 और c2 निकालने पड़ेगा। तो मैं नीचे निकाल रहा हूँ c1 अपॉन c2। तो चेक कर लो, 4 और 12 है माइनस का, -4 अपॉन -12, माइनस से माइनस कैंसिल और 4 से 3 टाइम्स में ये भी कैंसिल। तो c1 अपॉन c2 कितना देख रहे हैं आप? c1 अपॉन c2 आपका आ गया 1/3 है ना। तो मीन्स पहले दो तो इक्वल आ गया, बट तीसरा रेशियो अनइक्वल आ गया। तो ये वाला केस बन गया नो सॉल्यूशन का। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। So therefore the given system of linear equation has no solution, है ना। तो ये केस हो गया नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां तक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब ग्राफिक मेथड देखते हैं थोड़ा सा। मैं इसको सबको रफ कर रहा हूँ, आप पॉज करके एक बार नोट डाउन कर लीजिए।
तो बच्चों यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होगा और अच्छे समझ में आ गया होगा, तीनों कंडीशंस भी अच्छे समझ में आ गई होगी आपको, है ना। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं एक बार ग्राफिकली मेथड, है। ग्राफिकली मेथड समझते हैं और जो मैंने आपको एल्जेब्रिकली बताए थे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। आज ग्राफिकली देखते हैं एक एग्जाम्पल लेके, हैं। ठीक है, तो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, कोई भी दो इक्वेशन ले लेता हूँ। x + 3y = 6 और 2x - 3y = 12, ठीक है। ये एग्जाम्पल ले लिया मैंने, इसको सॉल्व करते हैं, है ना, बाय ग्राफिकली, ठीक है। आप हेडिंग डाल देना, अब जो मैं करा रहा हूँ वो क्या करा रहा हूँ, ग्राफिकली। ठीक है, तो ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन है। बाकी मैंने आपको कंडीशंस में ग्राफ से भी बता दिए, है ना, ग्राफ बना के तीनों मैंने एग्जांपल दिए थे आपको, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। आपने सिर्फ क्या बताना है बेटा, इसके सॉल्यूशन बताने हैं। सॉल्यूशन कौन से हैं या नहीं है, अगर है तो कौन से हैं बताना, ठीक है ना, नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो चलिए देखते हैं, लेकिन ग्राफ से करना है हमने, कंडीशन से सॉल्व नहीं करना, तो मैं सीधा ग्राफ बनाऊंगा इसका, है। तो मेरे को जो पहली इक्वेशन दे रखी है, दूसरी दे रखी है, मैं इसको 1 और 2 से डिनोट कर देता हूँ। तो अब मैं 1 बाय 1 इक्वेशन लेता हूँ। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 मैंने पहली इक्वेशन ले ली, लेट्स से x + 3y = 6। अब मेरे को पहला काम क्या करना होता है कि कभी भी अगर मेरे को कोई भी ग्राफ बनाना है तो एटलीस्ट मेरे को किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर मेरे को ग्राफ बनाना है तो एटलीस्ट मेरे को उसके 2 सॉल्यूशन तो चाहिए, मिनिमम उसके 2 सॉल्यूशन तो मुझे फाइंड आउट करने ही पड़ेंगे, ठीक है। और अगर 2 से ज़्यादा आप 3 करते हो तो ज़्यादा बेटर है ना, लेकिन कम से कम 2 तो फाइंड आउट करने ही हैं। तो चलिए ठीक है, देखें कैसे करते हैं एक बार। फिर एक सेकंड रुकना, मैं पहले इजी भी बताता हूँ आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा। आप एक काम कीजिए यहाँ पे, किसी भी एक वेरिएबल को छोड़ के बाकी सबको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दीजिए, ट्रांसफर कर दीजिए। अब बात आती है कि सर किसको छोड़ें और ट्रांसफर किसको करें। तो हमेशा याद रखना कि जिसका कोफिशिएंट छोटा हो, एटलीस्ट छोटा हो, या फिर 2 का मल्टीपल हो, उसको यहाँ पे छोड़ना, बाकी सबको ट्रांसफर करना, ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा ईजी भी रहता है ना। तो यहाँ पे छोटा तो यही है ना, तो मैं इसी को छोड़ता हूँ। तो 6 - 3y, इतना करने के बाद आपने यहाँ पे एक टेबल बना देनी है और उस टेबल में आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। वैसे तो मैं हर क्वेश्चन में 2 ही करता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 3 सॉल्यूशन कैलकुलेट कर देता हूँ। जैसे कि मैं रफ में बताता हूँ आपको कैसे निकालना है हमने सॉल्यूशन। आपके पास क्या है बेटा, x = 6 - 3y है। आपके पास जो भी राइट हैंड साइड में वेरिएबल होगा उसमें आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है और x की निकालनी है। तो वैल्यू कौन सी सब्स्टिट्यूट करें बेटा, आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, तो इतनी कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। आप खुद समझदार हैं कि हम ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें जो ज़्यादा बड़ी भी ना हो और उसको सब्स्टिट्यूट करने पर x की भी वैल्यू ईजी आए, है ना, ईजी जो होती है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे 0 को ही पुट कर दूँ, है ना, 0 को पुट कर दूँ, तो आप देख रहे हैं क्या आएगा बेटा 0 पुट करने पर। तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मैंने यहाँ पे क्या पुट किया है ना, 0 पुट किया है। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो खत्म, तो 6 ही आएगा, है ना। तो x = क्या आने वाला है, 6 आने वाला है। तो x की वैल्यू यहाँ पे 6 आ गई, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, दोबारा से इसमें कोई और वैल्यू पुट करके देखते हैं। अब एक बात और, इजी में क्या होगा बेटा, कुछ ऐसा कि जिससे काम हो जाए। अगर मैं यहाँ पे 2 पुट कर दूँ तो 3 × 6, 6 - 6 0, है ना। तो इससे इजी क्या वैल्यू हो सकती है, कोई नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या पुट किया बेटा, y की जगह 2। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैंने y की वैल्यू 2 से। तो कितना आंसर आया बेटा, 6 - 3 × 6 यानी कि 0 आ गया। तो x की वैल्यू यहाँ पे 0 आ गई। अब एक और रहता है, तो एक और निकाल लेते हैं। वैसे तो 2 से काम बन जाएगा इन 2 सॉल्यूशन से, बट एटलीस्ट 3 निकालो तो ज़्यादा बेटर है। तो x = 6 - 3y। अब यहाँ पे क्या पुट करें, यहाँ पे क्या पुट करें, एक पुट कर लो, 1 पुट कर लो, हाँ ठीक है। तो x = 6 - 3 × 1, तो y की जगह मैंने 1 पुट कर दिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 - 3 × 3, दैट इज x = 6 में से 3 गया 3। तो इसकी वैल्यू आपके पास क्लियर है। अब मैं इसको रफ कर देता हूँ और क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो पहली इक्वेशन का काम हो गया है,
दूसरी इक्वेशन को लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो सेकेंड इक्वेशन क्या है बेटा, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, है ना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इधर से एक वेरिएबल छोड़ के बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे कौन सा छोड़े, जो छोटा हो और इवन नंबर हो, है ना। मैंने बताया जिसका कोएफिशिएंट इवन नंबर हो, छोटा हो, तो मेरे ख्याल से x को छोड़ने में फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए देखिए, अगर मैंने 2x को इधर छोड़ा और इसको ट्रांसफर किया तो 12 ये उधर जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, और अगले स्टेप में 2/1 जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में हटा के लिख देता हूँ, ठीक है। अब फिर से एक टेबल बना लेंगे। और टेबल के अंदर एक सॉल्यूशन, दो सॉल्यूशन और तीन सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका भी रफ में। जैसे कि हमारे पास है x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन, अब देखो पहले से ही आपके पास थोड़ा सा टेढ़ा आ रखा है ना, वैल्यू जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी है। तो आपने सोचना है थोड़ा सा कि हम क्या वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें कि हमारे पास इजीएस्ट सॉल्यूशन मिले, है ना। तो सबसे पहले तो मेरे हिसाब से 0 ही पुट करने में फ़ायदा है। आप चेक कर लो, अगर मैं 0 पुट करता हूँ तो क्या आने वाला है भाई, 0 से इंटू करेंगे तो खत्म, बचा 12, 12 प्लस 0 यानी कि 12, 12 को 2 से डिवाइड करो 6 आने वाला है ना। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 0 पुट करने पर इसकी वैल्यू y की वैल्यू 0 पुट करने पर x मेरे को 6 मिलेगी, है ना। ओके, अब दोबारा दूसरा निकालते हैं। तो x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। अब क्या पुट करें, एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, है ना, अगर मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ, 3 2 6 और 12 18, 18 हो जाएगा। 18 को 2 से डिवाइड करो 9 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन 9 आपको नहीं लगता कि थोड़ा सा दूर हो जाएगा, तो कोशिश करोगे थोड़ा पास लेकर आओ। तो एक काम करते हैं, इसमें मैंने अभी क्या पुट किया था 2, मैं इसमें माइनस का 2 पुट कर दूँ तो ज़्यादा बेटर है। देखो कैसे, 12 प्लस 3 और ये x y की वैल्यू -2 मैंने डाल दी अपॉन 2 एज इट इज। तो x इज इक्वल टू 12, ये दोनों को मल्टीप्लाई करो माइनस 6 आएगा अपॉन में 2, यानी कि x इज इक्वल टू 12 में से 6 या 6 अपॉन में 2 यानी कि 3। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा बेटर है ना। -2 पुट करने पर 3 मेरे को मिल गया। तो y की वैल्यू मैंने क्या डाली थी, -2, और x मेरे को कितना मिल रहा है बेटा, 3। लास्ट सॉल्यूशन हो रहा है क्या, मैं इसको रफ करके फिर कराता हूँ लास्ट वाला। मैंने गलती से इक्वेशन भी रफ कर दी है, तो मैं दोबारा लिख लेता हूँ। x इज इक्वल टू 12 प्लस 3y अपॉन 2। ओके, अब क्या पुट करें, अब एक बात बताओ, अगर -4 पुट कर दिया जाए y की जगह, तो 4 दिया 12, 12 में से 12 गए 0, खत्म, ज़्यादा बेटर है। तो मैंने पुट करी यहाँ पे y की वैल्यू -4, है ना। यहाँ पे लिख भी देता हूँ, y की वैल्यू मैंने कितने सब्स्टिट्यूट किए, -4। तो x कितना आ गया बेटा, 12, और 3 4 12, माइनस का 12 अपॉन 0, यानी कि x इज इक्वल अपॉन 2 था। 12 में से 12 गया 0 अपॉन 2, दैट इज x की वैल्यू 0। तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने ग्राफ के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं आपने बिल्कुल एज इट इज सॉल्व करना है। सबसे पहले आप एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन तो निकालेंगे, कम से कम 2 सॉल्यूशन, और अगर 3 निकालते हो तो ज़्यादा बेटर है ना। तो इसी तरीके से आपने 2 या 3 सॉल्यूशन निकाल लेने। उसके बाद क्या करते हैं वो मैं अभी साइड में बताता हूँ, इसको रफ करते हैं। चलिए देखते आगे। यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना रहा हूँ, 2D ग्राफ। आप लोग इसको रफली नहीं बनाएंगे, प्रॉपरली स्केल और ज्योमेट्री का यूज करते हुए बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, देखेंगे एक बार। देखो मेरे को जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है दोनों सॉल्यूशंस में, दोनों टेबल में सबसे बड़ी वैल्यू मेरे पास 6 है। तो मेरे को पता है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 6 तक जाना है। और अगर ये वैल्यूज नेगेटिव नहीं आती ना तो मेरा काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो जाता, तो मैं इतना बड़ा ग्राफ बनाता भी नहीं और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही कर देता, है ना। बट अभी मेरे को चारों क्वाड्रेंट बनाने पड़ेंगे क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू आ रखी है। तो देखते हैं, ये तो 0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4,
ये 5, ये 6 और एक एक्स्ट्रा मिलता है 7, है ना। इक्वी डिस्टेंस पे आपके पास ग्राफ पेपर होगा, ग्राफ पेपर पे तो आपको पता ही इक्वी डिस्टेंस मिल ही जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7, इसको क्या कहते हैं बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, और ये होती है पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस। 9th क्लास में आपने पढ़ रखा है, कोई दिक्कत नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चैप्टर पढ़ना। ये वाई एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस की पॉजिटिव साइड, इसको भी एक्स एक्सिस कहते हैं, तो एक्स डैश से डिनोट कर देते हैं इसको, नेगेटिव साइड है क्योंकि, और ये वाई डैश से कर देते हैं नेगेटिव, है ना। ओके, तो 7 पॉइंट मैंने इधर ले लिए, 7 इधर ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, इस साइड भी 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। चलिए प्लॉट करते हैं ग्राफ पे ना। तो पहला जो पॉइंट है बेटा, पहला पॉइंट क्या देख रहे हैं आप, 6,0, तो 6,0 कहाँ पे आएगा, x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है और y की वैल्यू तो 0 है, तो x की वैल्यू 6 पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव साइड ये है 1 2 3 4 5 6, पॉइंट यहाँ पे आएगा क्योंकि y तो है ही नहीं, y तो 0 था इस केस में, तो पॉइंट ये आ गया 6,0, 6,0। पहले हमेशा x लिखते हैं, पता ही है आपको, फिर y आता है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या था, 0,2, यानी कि x की वैल्यू 0 पे y2 था, y2 पॉजिटिव था, तो 1 2 यानी कि पॉइंट यहाँ पे आने वाला है क्योंकि x तो 0 है, ठीक है। इसको 2 मिनट के लिए रफ कर देता हूँ, बाद में लिखूंगा। तो आपका जो ग्राफ बनेगा इस लाइन का, सॉरी एक और पॉइंट रह गया 3,1, वो भी प्लॉट कर देता हूँ पहले। x की वैल्यू 3 पे y1, x की वैल्यू 3 पे y1 दोनों पॉजिटिव है, तो x की वैल्यू 3 1 2 3, y की वैल्यू 1, ये यानी कि इन दोनों के सामने ये वाला, ठीक है। तो आपको जो ग्राफ बनेगा आप याद रखना, तो लाइन आएगी वो 0 पॉइंट से पास होती है, तो कुछ इस तरीके से इसको चेंज कर देता हूँ, मार्कर बदल देता हूँ, तो ज़्यादा क्लियर दिखेगा आप लोगों को। हाँ जी, क्लियर है बेटा, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है बट आप स्केल का यूज करके बिल्कुल प्रॉपरली बना लेना। अब दूसरी वाली का देखते हैं ना, सेकंड वाली इक्वेशन का। तो सेकंड वाली इक्वेशन का पहला सॉल्यूशन है 6,0, तो x की वैल्यू 6 पे y 0, 1 2 3 4 5 6 0, पहले से प्लॉट है ना, ऑलरेडी प्लॉट है यार। अगला है 3,-2, यानी कि x की वैल्यू 3 पे y -2, तो x की वैल्यू 3 का है 1 2 3 और y -2 है, तो y -2 नीचे की साइड होगा, 1 2 ये रहा, तो x की वैल्यू 3 1 2 3 और y -2, यानी कि पॉइंट आपका इन दोनों के सामने आएगा, x की वैल्यू 3 पे और y की वैल्यू -2 के सामने, है ना, ये पॉइंट आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद अगला पॉइंट है x की वैल्यू 0 पे -4 है भाई, तो x की वैल्यू 0 तो खत्म, y -4 है यानी कि नीचे की साइड होगा, तो 1 2 3 4, इट मींस ये वाला पॉइंट आ गया, है ना। तो इसको भी मैं ज्वाइन करा देता हूँ। क्लियर है यहाँ तक। अब आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स हैं अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इन लाइंस के ऊपर इनकी इक्वेशन जरूर लिखनी है। तो ये वाला जो ग्राफ है, ये वाला जो ग्राफ है, ये कौन सी इक्वेशन का है, सेकंड इक्वेशन का है, तो इसके ऊपर इसकी इक्वेशन जरूर लिख दो, यहाँ पे लिख दो। चलो कितनी थी, 2x - 3y = 12, ठीक है। और ये वाला जो ग्राफ था ये पहली वाली लाइन का था, तो इसके ऊपर इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, दैट इज x + 3y = 6, है ना। अच्छा, तो ग्राफ तो कंप्लीट हो गया है। अब बात करें, अगर आपसे मांगा होता है इसका सॉल्यूशन बताइए, इस ग्राफ का सॉल्यूशन, तो देखो मैंने आपको बताया था या तो लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी किसी पॉइंट पे, तो इंटरसेक्ट करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, या फिर पैरेलल जाएंगी कुछ इस तरीके से पैरेलल जा रही है, कभी इंटरसेक्ट नहीं हो रही, तो उसको क्या कहते हैं बेटा, नो सॉल्यूशन। और या तो एक के ऊपर एक आ जाएगी, तो वो मैनी सॉल्यूशन। तो ये कौन सा केस है, फर्स्ट केस आप चेक कर लो, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, और जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी पॉइंट को क्या कहते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, है ना, इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन, है ना। तो इसका सॉल्यूशन बेटा क्या है, यहाँ पे जो पॉइंट था 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6,0 था, तो इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा,
सॉल्यूशन ऑफ दिस ग्राफ, यानी कि x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0, ये सॉल्यूशन है ना, ये आपका सॉल्यूशन होगा। ओके ओके, अच्छा देखिए सॉल्यूशन की बात तो हुई, लेकिन कई बार बेटा ऐसा होता है कि क्वेश्चन में है ना थोड़ी सी और चीजें मांग लेता है आपसे ना, थोड़ा क्वेश्चन में मतलब वैरायटी डाल देता है। तो क्या होता है कि आपसे कई बार ऐसे बोल देगा कि इन दोनों लाइनों के साथ, इन दोनों लाइनों और y एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है, जो ट्राइंगल फॉर्म्ड हो रहा है उसके वर्टिसेस लिखिए, या फिर उसका एरिया मांग लेगा, उसका एरिया लिखिए, है ना, ठीक है, और उसको शेडेड कीजिए, इतनी सारी चीजें आपसे बोल सकता है। तो लेट्स सपोज कि अगर इस क्वेश्चन में बोला होता है ये सब चीजें, तो हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले मैंने क्या बताया, क्वेश्चन में क्या लिखा होगा कि इन दोनों लाइनों और y एक्सिस के साथ, क्योंकि यहाँ पे x एक्सिस के साथ तो ट्राइंगल बन नहीं रहा, y एक्सिस के साथ ही बन रहा है ना, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि आपसे क्या बोला है, y एक्सिस या x एक्सिस। तो मान लेते हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे बोला है कि इन दोनों लाइनों और y एक्सिस के साथ जो ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है, ठीक है, उसको आपने शेडेड करना है। तो कौन सा ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है बेटा? ये वाला ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना, इन दोनों लाइनों और y एक्सिस से। तो इसको हम सबसे पहले शेडेड कर देते हैं, ठीक है, पहला काम हो गया। अब इसका हो सकता है कि आपसे बोला जाए कि इसके वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट लिखिए, है ना। तो लेट्स से मैं इसको डिनोट कर देता हूँ, ये वाला पॉइंट को A मान लेता हूँ, इस पॉइंट को B मान लेता हूँ, इस पॉइंट को C। तो यही है इसके वर्टेक्स, है ना। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट लिखिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस A। वर्टिसेस A के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा? 6, 0, B के कितने हैं आप चेक कर लो, 1, 2, यानी कि y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 0। तो y की वैल्यू 2 है ना, x की वैल्यू 0, तो 0, 2। एंड C के वर्टिसेस क्या है? 1, 2, 3, 4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की -4, है ना। तो ये वर्टिसेस हो गए, ठीक है। मैंने आपको इसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट भी लिखवा दिए और इसको शेडेड करना भी सिखा दिया, इसका सॉल्यूशन भी बता दिया। अब एक पार्ट और रहता है कि हो सकता है कि इस ट्राइंगल का आपसे एरिया और मांगा होगा, है ना। तो एरिया कैसे निकालेंगे वो और देख लेते हैं। तो लेट सपोज एरिया मांगा होता तो हम क्या करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, जैसे कि मैंने इसको ABC से डिनोट किया है। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है बेटा, बेसिकली ट्राइंगल का 1/2 बेस इंटू 1, है ना, यही होता है। ओके, तो 1/2 तो एज इट इज। अब बात आती है बेस की। तो लेट्स से मैं इसको बेस ले लेता हूँ। तो बेस कितने यूनिट का है हम इसको मेजर करते हैं एक बार। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, टोटल 6 यूनिट का बेस है। आप चेक कर लो, देखो यहाँ से यहाँ तक 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 यूनिट का इसका बेस है ना। अब हाइट देखते हैं। तो हाइट यहाँ से यहाँ तक यही है ना, परपेंडिकुलर हाइट। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 यूनिट की ही हाइट है, ठीक है। तो बेटा इसको कैंसिल अगर मैं कर दूँ 3 से, 6, 18, 6, 3, 18 स्क्वायर यूनिट, हमेशा एरिया स्क्वायर यूनिट में आता है ना। ये आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल भी आता है, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सभी क्वेश्चंस जितने भी ग्राफ से आपको दिखे, चाहे वो NCERT में हो या RS अग्रवाल में या RD शर्मा में हो, आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। और फिर भी कोई फर्दर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से डाउट कमेंट बॉक्स में डिस्कस करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।